की लड़की अनामिका की शादी एक ही मंडप में करवाती है और फिर गृह प्रवेश के वक्त तुम दोनों बहू एक एक करके अपने दाहिने पैर से कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। जी मम्मी जी। वैसे जेठानी जी आप बड़ी हैं, आप पहले गृह प्रवेश कीजिए। राधिका की बात सुनकर सबसे पहले अनामिका गृह प्रवेश करती है और फिर राधिका। दोनों बहुएं पहली बार मिट्टी के जमीन पर पैर रखती हैं। घर की गर्म हवा दोनों बहुओं को तंग कर देती है कि तभी ओह माय गॉड, ये क्या? यहाँ एसी तो दूर की बात है, एक पंखा भी नहीं है। ऊपर से यहाँ की हवा भी कितनी गर्म है। इस गर्मी में मुझे रहना पड़ेगा। अनामिका की बात सुनकर काजल शर्मिला के कारण रहती है। माँ, बड़ी भाभी के नखरे तो अभी से ही शुरू हो गए। अरे धीरे बोल, सुन लेगी। पहले दिन घर में कलेश करवाना है क्या तुझे? सभी गृह प्रवेश में शामिल थे। तभी दूर खटिया पर बैठे रामलाल पंखा डुलाते हुए कहते हैं, अरे ये पंखा तो टूट गया भाई। अरे ओ अंकित की माँ, जरा वो हाथ पंखा दो ना। मांग तो ऐसे रहे हो जैसे खुद खरीद कर लेकर आए हो। मैंने बनाया है अपने हाथों से, समझे? बेचारे पापा की वाट तो मम्मी हमेशा लगाती है। काजल की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं और इस तरह दोनों बहुओं का गृह प्रवेश होता है। और फिर अगली सुबह, बहू आज तुम दोनों की पहली रसोई है। देखो ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, हल्का सा नाश्ते में कुछ बना दो। ठीक है मम्मी जी, आप मुझे ये बता दीजिए कि चूल्हे पर खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ कहाँ रखी है? क्या मतलब हमें चूल्हे पर खाना बनाना होगा? भाभी, अब प्यार करके जब शादी की है तो जिम्मेदारियाँ भी तो निभानी पड़ेंगी। भैया ने बताया नहीं था क्या? हे भगवान, शादी करके कहाँ फंस गई। अब यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम दोनों अपनी पहली रसोई की तैयारी करो। शर्मिला की बातें सुनकर दोनों बहुएं चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती हैं। और जैसे तैसे गर्मी में चूल्हा जलाकर अनामिका खीर तो वहीं राधिका आलू पराठा बनाकर खिलाती है। फाइनली इतने दिनों बाद इतना टेस्टी खाना खाने को मिला है, वरना गरीबी की वजह से तो हर रोज सूखी दाल रोटी खाना पड़ता है। हाँ बेटा, ये बात तो है। खाना टेस्टी भी बना है और इतने दिनों बाद खाकर सुकून भी मिल गया। मम्मी, अच्छा लगा तो और लीजिए ना। हाँ हाँ बहू, ले रहे हैं। तुम लोग भी अपने लिए रख लो, ना जाने फिर दोपहर का खाना बनते बनते कितनी देर लग जाए। वैसे तुम दोनों ने इतनी मेहनत की, लेकिन पहली रसोई पर तुम्हें देने के लिए हमारे पास सिर्फ आशीर्वाद ही है। कोई बात नहीं मम्मी जी, हमारे लिए आपका आशीर्वाद ही सब कुछ है। और फिर तोहफे आशीर्वाद से बड़े थोड़ी ना होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल मम्मी जी। इस तरह दोनों बहुओं की पहली रसोई की रस्म भी पूरी होती है और फिर दोनों बहुएं घर की जिम्मेदारियां संभालने लगती हैं। ओह माय गॉड, कितनी गर्मी है। ऊपर से चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है। मेरे मायके में तो एसी लगा है, एसी। जेठानी जी, मैं जानती हूँ कि आपका मायका अच्छा है, लेकिन फिर भी ये हमारा ससुराल है और हमें यहाँ की जिम्मेदारियाँ संभालनी चाहिए। तुम्हें होगी आदत इन सब की, मुझे नहीं है। और क्या कहा तुमने? ससुराल अपना घर होता है तो क्या मायका पराया होता है? मेरा बस चले तो मैं अपने मायके में ही रहूं और कभी लौट कर यहाँ आऊं ही ना। इस तरह अनामिका अपनी देवरानी राधिका को ताने मारती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन, उफ, क्या मुसीबत है। यहाँ का पानी तक उबल रहा है, ठंडा पानी नहीं है क्या? बहू मटके का पानी पी ले, थोड़ी राहत मिलेगी तुझे, क्योंकि जो है सो यही है। और फिर शादी के बाद ससुराल ही अपना असली घर होता है। आप लोगों ने क्या सोच रखा है? मुझे नहीं रहना है। ना पंखा है, ना एसी है, ना फ्रिज है। घर है या जेल? यहाँ तो फैसिलिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है। जेठानी जी, कुछ नहीं है तो क्या हो गया? हम दोनों बहुएं मिलकर अपने इस घर में ससुराल को ठंडा बना देंगे। क्या तुम कोई इंजीनियर हो जो इस घर को ठंडा बनाओगी और फैसिलिटी ऐड करोगी? और वैसे भी इन सब के लिए भी पैसे लगते हैं, पैसे। अनामिका सभी को ताने मारकर गुस्से में इरिटेट और गर्मी से परेशान होकर मुंह बनाकर बैठ जाती है। इसी तरह दिन बीतते हैं और एक तरफ राधिका पूरे घर की जिम्मेदारियां संभाल रही थी तो वहीं अनामिका जैसे तैसे घर में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। फिर एक दिन, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो तुम? शादी की वजह से ऑलरेडी मेरे काम में बहुत लॉस हो गया है। अब मुझे शहर जाकर दोबारा से कंटिन्यू करना पड़ेगा, वरना बॉस भी ऑफिस से निकाल देंगे। मतलब तुम शहर जा रहे हो, वो भी मुझे छोड़कर? फिर तो मैं भी चली जाऊंगी, मुझसे नहीं रहा जाएगा इस गर्मी में। क्या? देखो, मैं तो कहती हूँ तुम भी मेरे साथ मायके चलो, वहाँ हम दोनों खुशी खुशी एक साथ रहेंगे, इस गर्मी से राहत मिलेगी। देखो, तुम जैसा सही समझो, लेकिन मैं अपने परिवार वालों को इस तरह से घर छोड़कर जाने की बात नहीं कह सकता। तुम नहीं कह सकते तो क्या हुआ, मैं तो कह सकती हूँ। देखो अब मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर अनामिका तुरंत गुस्से में सभी के पास आती है और चिल्लाकर कहती है, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। इतनी गर्मी में ना ढंग का पानी और ना ही खाने को ढंग का खाना, ऐसे तो मैं बीमार हो जाऊंगी। मुझे मेरे मायके जाना है। बहू ये क्या कह रही है? भला इस तरह घर छोड़कर कौन जाता है?
तो इस तरह टूटा फूटा गर्मी से भरा घर भी किसका होता है? घर से ज्यादा सुकून तो बाहर मिलता है। कम से कम उमस तो नहीं होती। अरे लेकिन रहने दो शर्मिला, अगर बहू जाना चाहती है तो जबरदस्ती करके बहू को मत रोको। रामलाल की बात सुनकर पूरा घर शांत हो जाता है। कुछ ही देर में अंकित शहर के लिए तो वहीं अनामिका अपना सामान पैक करके मायके चली जाती है और सभी लोग मायूस हो जाते हैं। मैंने सोचा था छोटे घर में ही सही, लेकिन जॉइंट फैमिली में शादी होगी। गरीब घर है तो क्या हुआ, सभी का साथ होगा, सब मिलकर घर में खुशियां लेंगे। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है। इस तरह से तो घर टूट जाएगा। सभी को घर के अलग अलग कोने में उदास देखकर राधिका काजल के पास आती है। भाभी, इस तरह उदास होने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। आप परेशान मत होइए, हम दोनों मिलकर इस घर को ठंडा बनाएंगे। क्या आप मेरा साथ देंगी? हाँ भाभी, क्यों नहीं। काजल की बात सुनकर राधिका को थोड़ी संतुष्टि मिलती है और फिर अगले दिन घर के सारे काम उसी तरह वापस शुरू हो जाते हैं। अरे ये क्या, लकड़ियाँ खत्म हो गई है और अभी खाना भी बनाना है। अब मम्मी जी से कैसे कहूँ? तभी वहाँ काजल आती है। क्या हुआ भाभी, आप परेशान क्यों हैं? देखिए ननन जी, मैंने खाना बनाना शुरू किया और लकड़ियाँ खत्म हो गई है। अब मम्मी जी से कैसे कहूँ? अरे बस इतनी सी बात, चलिए पास वाले जंगल से जाकर लकड़ियाँ ले आते हैं। चलिए भाभी। फिर काजल राधिका के साथ लकड़ी लेने कड़ी धूप में ही निकल पड़ती है। कुछ दूर चलने के बाद, भाभी अभी इतनी गर्मी लग रही है, लकड़ी लेकर आते वक्त न जाने क्या होगा। सच में इस बार की गर्मी तो जान लेकर ही मानेगी, शरीर के रोए तक जल जाएंगे। दोनों आपस में बातें कर रही थी कि तभी कुछ दूर पर तबेले में आराम कर रही बकरियों पर नजर पड़ती है। वो देखिए भाभी, हमसे ज्यादा खुश तो वो बकरियां हैं। कम से कम उन्हें गर्मी तो नहीं लग रही। सच में कम से कम उन्हें बिजली के बिल देने की तो चिंता नहीं है। काश हम भी बकरियां ही होते। राधिका की बात सुनते ही काजल और राधिका दोनों हंस पड़ते हैं और बातें करते हुए जंगल पहुंचते हैं। फिर लकड़ियां तोड़ते वक्त राधिका और साथ ही काजल थककर जमीन पर बैठ जाती हैं। यहाँ पर कितनी ताजी और ठंडी हवा चल रही है। सच में यहाँ की मिट्टी में भी कितना ताजापन है। काश हमारे घर की मिट्टी भी ऐसी होती। क्यों ना हम यहाँ की मिट्टी को घर में लगा दें। अरे वाह भाभी, आप तो साइंटिस्ट निकली। ठीक है, हम कल ही मिट्टी लेने आएंगे। काजल और राधिका आपस में बातें करती हैं और फिर पसीने से लथपथ लकड़ियां लेकर घर पहुंचती हैं। क्या हुआ बहू, कहाँ गई थी बिना बताए तुम दोनों? मम्मी जी बस ये लकड़ियाँ लेने गए थे। अभी तुम्हारे पापा जी पानी लेकर आ रहे हैं, रुककर पानी पी लेना, थोड़ी राहत मिलेगी। शर्मिला ऐसा कहती है कि तभी वहां रामलाल एक बाल्टी पानी लाकर थक कर बैठ जाता है। अरे भाई, कोई एक गिलास पानी दे दो इस बूढ़े को। अरे अगर ये बूढ़ा अपनी जवानी में थोड़ा काम कर लेता तो आज ये नौबत ना देखनी पड़ती। बेचारे पापा बोलते कम सुनते ज्यादा है। तुम दोनों ज्यादा हंसो मत। बहू, पता है तेरी ये सास शादी से पहले भी ऐसी ही थी। हाँ, और तेरे ये पापा जी बचपन से ही ऐसे हैं। मैं कम से कम सुधर तो गई। गरीबी होने के बावजूद शर्मिला के तानों पर सभी हंस पड़ते हैं और घर में खुशी का माहौल बनता है। फिर अगले दिन, मम्मी जी हम दोनों जंगल से मिट्टी लेने जा रहे हैं। वहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी और ठंडी है। घर में लीप दूंगी, घर भी ठंडा हो जाएगा। बहू, अगर ऐसी बात है तो मैं भी तेरे साथ चलती हूँ मिट्टी लेने। इतना कहकर शर्मिला ठंडी ठंडी मिट्टी लेने अपनी बहू और बेटी के साथ जंगल पहुंचती है। मम्मी जी मैं लकड़ियाँ काट लेती हूँ। ननन जी आप मिट्टी इकट्ठा कर लीजिए। चल काजल बेटी, मैं भी तेरी मदद करती हूँ। ये कहकर शर्मिला और काजल मिट्टी इकट्ठा करने लगती हैं। तो वहीं राधिका लकड़ियां काट रही होती है कि तभी अचानक मिट्टी में शर्मिला का पैर फिसलता है और शर्मिला जमीन पर गिर पड़ती है। हाँ माँ, मेरी कमर, हे भगवान, मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे मम्मी जी आप ठीक तो है? आप गिर कैसे गई? मम्मी आप ठीक तो है ना? मम्मी आप घबराइए मत, हम दोनों आपको घर लेकर चलते हैं। राधिका और काजल जैसे तैसे अपनी बाहों का सहारा देकर शर्मिला को घर लेकर पहुंचते हैं और तुरंत डॉक्टर को बुलवाकर चेकअप करवाते हैं। देखिए, मिट्टी में फिसलने की वजह से इन्हें बहुत गहरी चोट आई है। इस उम्र में बहुत कम चांस है कि ये चोट इनकी अच्छी तरीके से रिकवर हो पाए। तो क्या मम्मी जी अब? अरे घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने दवाइयाँ दे दी हैं। थोड़ा रेस्ट करेंगी और अच्छा पौष्टिक खाना खाएंगी तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। इतना कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। सभी लोग घर के कामों में व्यस्त हो जाते हैं और फिर रात को अचानक शर्मिला का कमर दर्द बढ़ जाता है। माँ, मुझे नहीं रहा जा रहा। हे भगवान, ये अत्याचार हम गरीबों पर ही क्यों? गर्मी से थोड़ी राहत पाने की कोशिश की तो आपने दर्द में डाल दिया। शर्मिला दर्द से कराहते हुए रो रही थी। ये देखकर सभी की आंखें भर आती हैं। मम्मी जी को इस तरह दर्द में देखकर उन पर कितना अफसोस हो रहा है। काश आज सुबह मम्मी जी को हम अपने साथ ना ले जाते तो ये नहीं होता।
गलती तो इसमें मेरे पति की है। काश रामलाल जी आपने शराब में सारे पैसे उड़ाए ना होते तो आज ऐसी नौबत ना आती। शर्मिला की ये बात सुनकर शर्म से रामलाल की आंखें झुक जाती हैं। तुम्हारी बात सच है शर्मिला, देखो गलती तो मुझसे ही हुई है, लेकिन अब भी देर नहीं हुई। अगर मेरे हालात ठीक होते तो घर के पीछे जो जमीन है उस पर मेहनत करके अपनी परिस्थितियां सुधार लेते। क्या हमारे घर के पीछे जमीन है? हाँ बहू, जमीन तो है, वो भी बहुत बड़ी, लेकिन बस कोई साथ देने वाला नहीं है। क्या आप मुझे वो जमीन दिखा सकते हैं पिताजी? ठीक है बहू, मैं कल तुम्हें ले जाकर वो जमीन दिखा दूंगा। आपस में बातें करता हुआ पूरा परिवार सो जाता है। वहीं राधिका आंखों में उम्मीद की किरण लिए सो जाती है और अगले दिन रामलाल के साथ जमीन देखने जाती है। ये देख रही हो बहू, यही है हमारी जमीन। शराब पीकर मैंने सब बर्बाद तो कर ही दिया था, लेकिन शर्मिला के नाम पर होने की वजह से ये जमीन भगवान की कृपा से बच गई। पापा जी, यहाँ की मिट्टी कितनी ठंडी है, जबकि हमारे यहाँ तो मिट्टी भी उमस छोड़ती है। हाँ बाबू, वो दरअसल यहाँ पहले खेती हुआ करती थी ना, तो इस वजह से मिट्टी में ठंडक है। वैसे इससे क्या फर्क पड़ता है, रहना तो हमें हमारे घर में ही पड़ेगा ना। हम यहाँ थोड़ी ना रह सकते हैं अपना ठंडा घर बनाकर। ठंडा घर? हाँ, ठंडा घर। राधिका मनी मन कुछ सोचकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रामलाल के साथ वापस घर लौट जाती है। फिर रात को वहाँ की जमीन इतनी ठंडी है, क्यों ना हम गर्मी में वहीं रहे। क्या हुआ राधिका, तुम्हें नींद नहीं आ रही? क्या सोच रही हो आधी रात में? जी सुनिए ना, मैं ये सोच रही हूँ क्यों ना हम इस उमस भरे घर को छोड़कर पापा जी की उस ठंडी जमीन का उपयोग करें और वहाँ रहे। ये मजाक अच्छा था। जी मैं मजाक नहीं कर रही, वहाँ की मिट्टी कितनी ज्यादा ठंडी थी और ठंडी हवाएं भी आ रही थी। अगर हम मिट्टी के अंदर ही घर बनाकर रहें तो हमें गर्मी लगेगी ही नहीं। तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि इसमें बहुत मेहनत लगेगी? गरीब के पास पैसे नहीं, बस मेहनत होती है। अगर हम सब मिलकर करेंगे तो जरूर घर बन जाएगा। राधिका की बात सुनकर सूरज सोच में डूब जाता है और अगली सुबह सब साथ में खाना खा रहे होते हैं कि तभी रामलाल कहते हैं, लेकिन बहू ये तो बहुत ज्यादा मेहनत और रिस्क का काम है, कहीं ऐसा ना हो कि घर बनाने के चक्कर में अनहोनी हो जाए। पापा जी, मेहनत तो है, लेकिन सभी का साथ भी तो है, और एक बार की मेहनत हर बार की गर्मी से बचाएगी। बहू, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। ठीक है, तो आज से ही पूरा परिवार मिलकर तेरा साथ देगा। नहीं मम्मी जी, आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, आप आराम कीजिए, हम सब काम देख लेंगे। राधिका की बात सुनकर शर्मिला को छोड़कर पूरा परिवार अगले दिन जमीन के नीचे ठंडा घर बनाना शुरू कर देता है। राधिका, तुम मिट्टी लाकर दो, मैं जमीन में खुदाई करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ में चोट लग जाएगी। अरे बेटा लाओ, मैं जमीन खोद देता हूँ। आखिरकार गांव की घी की ताकत किस दिन काम आएगी। ठीक है, तो फिर मैं नदी से पानी ले आती हूँ और भाभी आप मिट्टी का काम देख लीजिए। सभी आपस में कम बोलकर काम शुरू कर देते हैं। सूरज और रामलाल मिट्टी की खुदाई करने लगते हैं, तो वहीं काजल नदी से पानी लेकर आती है और राधिका मिट्टी का ढेर जमा करती है। हे भगवान, और कितनी परीक्षा लोगे हम जैसे गरीबों की। धूप इतनी तेज हो गई है कि लोहे की कुल्हाड़ी पकड़ना भी अब तो मुश्किल हो गया है। सच कहा पापा आपने, गर्मी से तो ऐसे ही राहत नहीं मिल रही और अब हाथों में छाले भी पड़ गए, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इतना कहकर सूरज दोबारा काम में लग जाता है। माथे से पसीना टपक रहा था, हाथों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन फिर भी कोई पीछे नहीं हटता है। भाभी बहुत गर्मी लग रही है, इस धूप में तो खड़े रहने की वजह से बहुत गर्मी लग रही है, और पानी लाना है, कितने में काम हो जाएगा? मिट्टी के नीचे ठंडा घर बनाना है, पानी तो बहुत लगेगा, इसके लिए कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। इतना कहकर राधिका कुछ सोचने लगती है। दिन बीतते हैं और पूरा परिवार अपनी मेहनत जारी रखता है। फिर एक दिन, ननन जी, अब पानी लाने का काम आसान हो जाएगा। वो कैसे भाभी? मैंने बांस में पाइप जोड़कर नदी का पानी यहाँ तक लाने का बंदोबस्त कर लिया है। अरे वाह भाभी, आप तो जुगाड़ू निकली। ननन जी, गरीबी सब सिखा देती है। अच्छा चलिए, धूप होने से पहले जमीन की खुदाई का काम कर लेते हैं, फिर आज से दीवार बनाने का काम शुरू करेंगे। इतना कहकर राधिका सभी के साथ मिलकर ये गहरा बड़ा गड्ढा खोदती है और पानी डालकर दीवार का शेप तैयार करती है। धूप में पूरा परिवार अलग अलग तरह से मदद करता है और शर्मिला आराम करती है। इसी तरह 10 से 15 दिनों के अंदर सारी जमीन के नीचे ठंडा घर बनाकर तैयार करते हैं। बहू, आज मैं बहुत खुश हूँ, तेरी वजह से हमने मिट्टी के अंदर अपना घर बनाकर तैयार कर लिया है। हाँ पापा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन हम यहाँ रहेंगे कैसे? ना हवा, ना पानी, ना बैठने और सोने के लिए भी कुछ नहीं है। अरे हाँ, हमने तो ये सोचा ही नहीं था। मतलब
अब हमारी मेहनत बेकार हुई। नहीं, मैं किसी की भी मेहनत बर्बाद नहीं होने दूंगी। नंजी, आप भूल गई क्या? जंगल में जाकर हम मिट्टी लाते थे। वहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ और बांस है। उनसे हम सोफा फर्नीचर सब बना सकते हैं, यहाँ तक कि बिस्तर भी। भाभी, आपको इतना सब कुछ आता है? नंजी, हर चीज सीखनी जरूरी नहीं है। थोड़ा दिमाग और कोशिश से भी चीजें बनकर तैयार हो सकती है। राधिका की बात सुनकर सभी के अंदर एक अलग सा उत्साह आ जाता है। सभी जंगल की लकड़ियां बड़े पैमाने पर सिर पर रखकर लाने लगते हैं कि तभी अब क्या इस गर्मी में भी लकड़ी जलाकर आग सेकनी है तुम सबको, जो इतनी लकड़ियाँ लेकर जा रहे हो जंगल से? काकी, दरअसल हम सब मिलकर लकड़ी और बांस का फर्नीचर बनाने वाले हैं, जो हम हमारे मिट्टी के घर के अंदर रखेंगे। क्या कहा? मिट्टी का घर और ये लकड़ी का फर्नीचर तुम लोग बनाओगे? भूलो मत, कोई मिस्त्री नहीं हो तुम लोग, एक गरीब घर की बहू बेटी हो। हमें पता है, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बेटी, सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन औकात के बाहर नहीं। वो कहते हैं ना, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। तभी सभी राधिका और काजल की बातें सुनकर हंसने लगते हैं और उनका मजाक बनाते हैं। लेकिन वो दोनों बिना किसी को जवाब दिए वापस अपने मिट्टी के घर में आकर काम शुरू कर देते।